हेलो एवरीवन, मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की अंतर्निहित शक्ति, योग्यताओं तथा क्षमताओं का विकास करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर शक्तियाँ विद्यमान होती हैं जिनसे कि वह ज्ञान को ग्रहण करता है अथवा शिक्षा को ग्रहण करता है। व्यक्ति की व्यक्तित्व के विकास का अति प्राचीन समय से ही दार्शनिक प्रयास करते आए हैं। आधुनिक युग में व्यक्तित्व के विकास का रूसो, फ्रॉवेल, पेस्टालॉजी तथा टीपी नन आदि ने जोरदार समर्थन किया है। इन लोगों का मानना है, ये जो भी शिक्षा शास्त्री हैं, इन लोगों का मानना है कि शिक्षा का प्रमुख कार्य बालक की प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का विकास करना है, यानी कि जो नेचुरल रूप से उन्हें जो शक्तियाँ मिली हुई हैं उनका विकास करना है, आगे पथ पर बढ़ाना है तथा इन्हीं शक्तियों का विकास ही मानव का सर्वाधिक कल्याण कर सकता है, उसका विकास कर सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है। समाज का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर हुआ है, यानी समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है। समाज का निर्माण जो व्यक्तियों से मिलकर बना है और व्यक्ति समाज का अंग है। यदि व्यक्ति उन्नत है तो समाज स्वतः ही उन्नत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति ही समाज का एक अंग है। व्यक्ति का विकास अन्य सभी प्रकार के सामाजिक, राष्ट्रीय, आर्थिक, धार्मिक आदि विकास अपने आप ले जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, व्यक्ति का विकास होने पर वह सभी प्रकार के विकास कर लेता है, क्योंकि व्यक्ति का विकास है तो सामाजिक क्षेत्र में भी विकास होगा उसका, राष्ट्रीय क्षेत्र में भी व्यक्ति विकास करेगा, आर्थिक क्षेत्र में भी विकास करेगा, धार्मिक क्षेत्र में भी विकास करेगा, यानी स्वतः ही अन्य क्षेत्रों के विकास हो जाएंगे। इसलिए व्यक्ति का विकास करना ही शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। इस संदर्भ में टीपी नन लिखते हैं, शिक्षा को ऐसी दशाएं बना देनी चाहिए जिनसे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके तथा व्यक्ति समस्त मानव जीवन को अपना मौलिक योगदान दे सके। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति का पूरी तरह से विकास हो जाना चाहिए और जब उसका विकास हो जाएगा तो वह मानव जीवन को अपना मौलिक यानी कि योगदान प्रदान कर सकता है। ये मौलिक योगदान तभी हो सकता है जब व्यक्ति इस योगदान के योग्य हो, यानी कि जब खुद की शक्तियों का, अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर लेगा तभी वह दूसरों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर समाज को आगे ले जाएगा, और जब तक उसका विकास नहीं होगा वह कोई भी मौलिक योगदान नहीं कर सकता है। व्यक्ति की योग्यताओं का विकास करने हेतु ही उसकी रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं तथा शक्तियों का विकास करना आवश्यक है। यानी कि व्यक्ति के विकास करने के साथ साथ, यानी कि व्यक्ति का विकास, व्यक्ति की का संपूर्ण विकास तभी होता है जब उसकी रुचियों का विकास हो जाए, अभिवृत्तियों का विकास हो, क्षमताओं का विकास हो, यानी कितनी क्षमता है उसकी ज्ञान ग्रहण करने की या सीखने की, और सभी शक्तियों का विकास करना आवश्यक है। इनसे या कहें इनके विकास से ही मानवीय विकास का सर्वाधिक कल्याण हो सकता है। टीपी नन पुनः लिखते हैं कि मानव जीवन में व्यक्तिगत पुरुषों तथा स्त्रियों के प्रयासों से ही सर्वाधिक अच्छाई आ सकती है, अतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर शिक्षा का संगठन करना चाहिए। व्यक्ति कौन है? व्यक्ति स्त्री पुरुष ही व्यक्ति है। तो इसमें यही बताया है कि मानव जीवन में व्यक्तिगत पुरुषों तथा स्त्रियों के प्रयासों से ही सर्वाधिक अच्छाई आ सकती है, अतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर शिक्षा का संगठन करना चाहिए। व्यक्तिगत उद्देश्य अत्यंत ही प्राचीन उद्देश्य है। व्यक्तिगत उद्देश्य जो है अत्यंत प्राचीन उद्देश्य है। इस उद्देश्य के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक प्रगति हुई है, क्योंकि व्यक्ति समाज का अंग है और जब व्यक्ति का विकास किया जाता है तो एक तरह से सभी व्यक्तियों से मिलकर समाज का विकास होता है, क्योंकि इस उद्देश्य के समर्थक समाज की बजाय व्यक्तियों को उच्च समझते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के अभाव में समाज एक कोरी कल्पना है। व्यक्तियों ने अपने हित हेतु समाज की रचना की है तथा प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह सांस्कृतिक हो अथवा विज्ञान का क्षेत्र हो, इनमें अपना अपना योगदान दिया है तथा इसी के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप समाज का विकास हुआ है या समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। अतः इस प्रकार शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं तथा विशेषताओं का विकास भी किया गया है। अतः शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का ही समर्थन किया है, जो कि अभी नाम बताए गए थे
विशेष रूप से इन्होंने योगदान दिया है। यदि हम अत्यधिक सूक्ष्मता से देखेंगे यानी कि बारीकी से देखेंगे तो हमें ये पता चलता है, ये ज्ञात होता है कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य कोई नया उद्देश्य नहीं है। अब तो ये प्राचीन काल से ही शिक्षा में अपना प्रमुख स्थान बना चुका है, क्योंकि व्यक्ति अपना विकास करता है, उसके साथ ही साथ समाज का विकास होता है, और व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए स्वयं का विकास करता है, दूसरे व्यक्तियों का विकास करता है। यहाँ प्राचीन समय से ही इसका प्रमुख स्थान रहा है, और वरन मध्यकाल में इसे अधिक महत्व नहीं दिया गया था। जो मध्यकाल था, प्राचीन काल में तो प्रमुख स्थान था, किंतु मध्यकाल में इसे विशेष महत्व नहीं दिया गया। लेकिन आज वर्तमान समय में इसे मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्व मिला है, यानी कि व्यक्तिगता की शिक्षा अलग स्पेशल रूप से दी जाती है। इस उद्देश्य को समझने हेतु सर्वप्रथम व्यक्तिगत उद्देश्य के संकुचित तथा व्यापक अर्थ को हम समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। व्यक्तिगत उद्देश्य का संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थों में तो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों को अभिव्यक्ति, बालक का प्राकृतिक विकास तथा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास आदि नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है इनको देख लेते हैं हम। व्यक्तिगत उद्देश्यों की अभिव्यक्ति, बालक का प्राकृतिक विकास तथा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास, इन नामों से पुकारा जाता है या जाना जाता है। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य मुख्यतः प्रकृतिवाद के दर्शन पर आधारित हैं। इस उद्देश्य के समर्थकों का मानना है कि परिवार, समाज, राज्य तथा विद्यालयों को बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करने हेतु स्थापित किया गया है। यानी कि जो परिवार बनाया गया है, समाज बनाया गया है या विद्यालय बनाए गए हैं, वो व्यक्ति के विकास के लिए ही या व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करने के लिए ही इनका निर्माण किया गया है या इनकी स्थापना की गई है। इस दृष्टि से प्रत्येक राज्य तथा सामाजिक संस्था का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, सुखी व संपन्न तथा पूर्ण बना सके। जैसे मान लीजिए परिवार है, परिवार में प्रत्येक बालक के सभी व्यवहारों को देखा जाता है, जो गलतियां करता है उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, अच्छाइयों का उसमें समावेश किया जाता है। सर्वप्रथम प्राकृतिक दार्शनिक रूसो ने प्राकृतिक शिक्षा के द्वारा व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रचार किया। उन्होंने लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। क्या लिखा है इन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। हम बिना सोचे समझे भिन्न भिन्न रुचियों वाले बालकों को एक ही प्रकार के कार्यों में जुटा देते हैं। ऐसी शिक्षा उनकी विशिष्टताओं को नष्ट करके एक निर्जीव समानता की छाप ला देगी या लगा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक परिवार में कोई काम प्राचीन समय से होता चला आ रहा है और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही कार्य लोग करते चले जाते हैं। किसी के यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो बालक व्यापार का ही कार्य करेगा। और इसी प्रकार कोई हाथ की दस्तकारी का किसी के परिवार में काम चला आ रहा है तो उसके परिवार के चाहे रुचि हो अथवा ना, किंतु उन बच्चों पे वही काम थोप दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या है, जिन बच्चों को उस कार्य में इंटरेस्ट नहीं होता तो वह बालक जो है उसमें रुचि नहीं लेते हैं और विशेष सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इनका कहने का तात्पर्य यही है, ये जो परिभाषा दी है, प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। हम बिना सोचे समझे भिन्न भिन्न रुचियों वाले बालकों को एक ही प्रकार के कार्यों में जुटा देते हैं। ऐसी शिक्षा उनकी विशिष्टताओं को नष्ट करके एक निर्जीव समानता की छाप लगा देती है। अतः रूसो ने कृत्रिम समाज का खंडन करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि बालक को प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। बालकों को जब उनकी रुचियों तथा स्वभाव के अनुसार शिक्षा दी जाएगी तभी वह कार्यों में रुचि लेंगे। रूसो की तरह ही नन ने भी अपनी पुस्तक एजुकेशन इट्स डेटा एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल्स में व्यक्तिगत शक्तियों पर जोर दिया है। इसमें कहा गया है कि मानव जगत में यदि कुछ भी अच्छाई कर सकता है, इन्होंने लिखा है कि मानव जगत में यदि कुछ अच्छाई या कुछ भी अच्छाई कर सकता है तो वह व्यक्तिगत पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा ही आ सकती है। अतः शिक्षा का संगठन इसी तथ्य पर आधारित होना चाहिए। अतः नन ने कहा कि व्यक्तित्व से ही संसार की उन्नति हो सकती है। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है तो क्या होगा कि संसार की उन्नति हो सकती है। यदि बालकों की रुचियों तथा मूल प्रवृत्तियों को दबाया जाए
तो उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाएगा। अतः प्रत्येक माता पिता व शिक्षकों का यही कर्तव्य है कि वह बच्चों की योग्यताओं को निखारकर उनका व्यक्तित्व संवारें। अब हम देखेंगे व्यक्तिक उद्देश्य का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थों में शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य आत्मानुभूति है, यानी कि स्वयं की अनुभूति है। इसके तहत व्यक्ति के विकास के व्यापक अर्थ को लिया जाता है। व्यक्तित्व के विकास के व्यापक अर्थ को लिया जाता है। इसमें ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से भिन्न होता है। ये भिन्नता बालकों की रुचियों, शक्तियों, विचारों तथा कार्य करने की क्षमता में भी होती है। यही नहीं, प्रत्येक बालक की सामान्य बुद्धि, जीवन के आदर्श तथा कार्य करने की गति में भी काफ़ी अंतर होता है। ये हम देखते हैं सामान्य तौर पर 4 बच्चे घर में होते हैं और चारों बच्चों के क्रियाकलाप आज भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं। यहाँ तक कि हम देखेंगे कि 2 जुड़वा बच्चे जो एक जैसे दिखते हैं वे एक जैसे नहीं होते हैं। उनकी रुचियाँ अलग होती हैं, उनके काम करने के तरीक़ों में अंतर होता है, उनके भार में अंतर होता है। बहुत प्रकार से हम देखते हैं कि अगर देखने में एक जैसे लग रहे हैं फिर भी उनमें अंतर होता है। किसी बालक की बुद्धि तीव्र होती है तो किसी की बुद्धि मंद होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई बालक किसी कार्य को बहुत जल्दी कर लेता है तथा कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो कि उन कार्यों को बहुत देर में पूरा करते हैं। अतः हम देखते हैं कि यही व्यक्तिक उद्देश्य हैं। नन ने व्यक्तिक उद्देश्यों के विचार की पुष्टि करते हुए कहा कि शिक्षा, उन्होंने जो लिखा है, परिभाषा दी है, शिक्षा बालक को इस प्रकार से सहायता प्रदान करे कि वह समाज अथवा मानवीय जीवन को अपनी योग्यता अनुसार मौलिक योगदान दे सके। अतः नन के अनुसार समाज, राज्य तथा शिक्षा को बालकों की रुचियों के अनुसार ही विकसित करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो सके। नन ने जब व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया तब सभी भ्रमित हो गए, लेकिन सही अर्थ में हम व्यक्तित्व से तात्पर्य बालकों की समाज के साथ अंतः क्रियाओं से लगाते हैं। यदि व्यक्ति को समाज से अलग कर देंगे तो उनकी उन्नति असंभव है। यानी जब समाज में व्यक्ति है ही नहीं तो उन्नति कैसे कर सकता है। इस विषय में अरस्तु ने भी लिखा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तथा समाज में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। नन ने भी समाज तथा व्यक्ति के संबंधों को सही मानते हुए कहा है कि शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य व्यक्ति को उसके साथियों के प्रति उत्तरदायित्वों को कम नहीं करता है। वे कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। नन ने भी समाज तथा व्यक्ति के संबंधों को सही मानते हुए कहा है कि शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य व्यक्ति को उसके साथियों के प्रति उत्तरदायित्वों को कम नहीं करता है, क्योंकि व्यक्ति का विकास समाज में रहकर ही होता है या समाज में भी होता है। अतः नन के इस कथन से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के विकास से उनका अभिप्राय आत्माभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन न होकर आत्मबोध अथवा आत्मानुभूति है। आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन से आत्मा का ज्ञान सिर्फ समाज के ही माध्यम से कर सकता है या होता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है व्यक्तित्व का विकास पूर्णतः हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। व्यक्तिक उद्देश्य के रूप में शिक्षा कि व्यक्तिक उद्देश्य को हम 2 रूपों में विभक्त कर सकते हैं। वे कौन कौन से रूप हैं इनको हम देखते हैं। सबसे पहला है आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य, यानी कि एम्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। व्यक्तिक उद्देश्य को अतिवादी रूप में लेने वाले शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्माभिव्यक्ति है, अर्थात वे आत्म प्रकाशन पर विशेष बल देते हैं। आत्म प्रकाशन का अभिप्राय व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार, यानी जो प्रकृति कहें या प्रवृत्ति कहें के अनुकूल बिना किसी रोक टोक के व्यवहार करे। वैसे जैसे बैठना चाहता है बैठे, जैसे काम करना चाहता है करे, चाहे उस व्यवहार से किसी का हित हो अथवा अहित। ऐसे कई व्यक्ति हम समाज में देखते हैं कि वे किसी की परवाह नहीं करते, जो उन्हें काम करना होता है वह करते हैं। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार आत्म प्रकाशन से व्यक्ति के मस्तिष्क को रोग विमुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से विकसित होने का मौका मिल सकेगा। आत्म प्रकाशन का यही उद्देश्य भले ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उचित लगता हो,
लेकिन पाशविक मूल प्रवृत्तियों को बिना किसी रोक टोक के प्रकाशन का मौका देने से हमारा समस्त समाज या कहें सामाजिक जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरा है आत्मानुभूति का उद्देश्य, एम्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मानुभूति का उद्देश्य आत्माभिव्यक्ति से अलग है थोड़ा। आत्माभिव्यक्ति में स्व यानी कि सेल्फ का अभिप्राय है, जिस प्रकार मैं उसे जानता हूँ। सेल्फ एज आई नो इट। आत्मानुभूति के स्व का अभिप्राय है जैसा मैं उसका होना चाहता हूँ। सेल्फ एज आई वुड हैव इट टू बी। आत्माभिव्यक्ति में स्व व्यक्ति का मूर्त स्व है। आत्मानुभूति में आदर्श स्व है, आइडल सेल्फ है, जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। आत्माभिव्यक्ति में समाज के लाभ या हानि का कोई ध्यान नहीं रखा जा सकता है कि समाज को क्या लाभ हो रहा है, समाज को क्या बुरा लग रहा है, समाज को क्या हानि हो रही है। एडम्स कहते हैं कि आत्मानुभूति के आदर्श में स्वयं समाज विरोधी व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकता है। इस प्रकार शिक्षा के आत्मानुभूति के उद्देश्य के अनुसार विद्यार्थियों को उनके गुणों का पता लगाते हुए निर्देशित किया जाए, जिसके द्वारा वे उच्चतम गुण की अनुभूति कर सकें। अब हम देखेंगे व्यक्तिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क। व्यक्तिक उद्देश्य के पक्ष में जो तर्क हैं वे इस प्रकार से हैं। शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों के विकास पर जोर देना है। इससे मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के विकास के प्रयासों की ओर ज्यादा जोर दिया जाता है। ये सही है कि शिक्षा मनुष्य को अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान नहीं कर सकती है, वह मात्र अंतर्निहित शक्तियों का ही विकास कर सकती है। इसलिए इन शक्तियों के विकास की ओर शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। इतिहास से स्पष्ट हो जाता है कि जब जब व्यक्ति की व्यक्तिगतता का दमन हुआ है, तब तक एक विकट मानव संहार तथा विनाश लीला के दृश्य उपस्थित हुए हैं। क्योंकि जब व्यक्तिगतता का दमन होता है तो व्यक्ति संघर्ष की ओर संघर्ष करना चाहता है और अपनी व्यक्तिगतता को जो है गति देना चाहता है। प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति को अपना विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। शिक्षा का ये व्यक्तिक उद्देश्य प्रजातंत्र के सिद्धांतों से के साथ तालमेल खाता है। व्यक्तिक उद्देश्य मूलतः या कहें मुख्यतः ही कहेंगे कि प्राणी शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि व्यक्तिक उद्देश्य में व्यक्ति की व्यक्तिगतता को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। तो प्रत्येक जीव अपने पूर्ण विकास की कोशिश करता है। प्राणी के रूप में व्यक्ति को अपना पूर्ण विकास करने के मौके प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि जब उसे मौका नहीं मिलेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। व्यक्ति समाज की एक अनिवार्य इकाई है। यदि हम इस इकाई का ही विकास अगर हो जाए तो संपूर्ण समाज का विकास संभव हो जाएगा। अतः व्यक्तिगतता के विकास के द्वारा हम न केवल व्यक्ति का अपितु संपूर्ण समाज का भी विकास कर सकते हैं। विश्व में जितनी भी अच्छी बातें हुई हैं वे सब व्यक्ति विशेष की कोशिशों के बावजूद हुई हैं। यदि व्यक्ति की व्यक्तिगतता का विकास हो जाए तो विश्व में और भी अच्छी बातें तथा कार्य होंगे। इसलिए अच्छे कार्यों हेतु व्यक्ति की व्यक्तिगतता का विकास करना आवश्यक है। व्यक्ति एवं समाज में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे मोटे तौर पर देखें तो पाते हैं कि व्यक्ति समाज का निर्माण अपनी सुरक्षा एवं कल्याण हेतु करता है। व्यक्ति का कल्याण ही यहाँ अंतिम उद्देश्य है। इसलिए शिक्षण को भी व्यक्ति कल्याण को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। यानी कि शिक्षा या शिक्षण को व्यक्तिक उद्देश्य के समर्थकों ने ही व्यक्तिगतता को जैविकीय यानी कि बायोलॉजिकल अर्थ से हटाकर आध्यात्मिकता के अर्थ में प्रयुक्त किया। इससे व्यक्ति का केवल पार्श्विक विकास न होकर उसका आदर्शात्मक तथा सामाजिक विकास संभव हुआ। व्यक्तिक उद्देश्य के समर्थकों के शब्द हैं, यहाँ उन्होंने लिखा है, व्यक्तिगता जीवन का आदर्श है। शिक्षा की किसी भी योजना का मूल्य उसको उच्चतम व्यक्तिक श्रेष्ठता प्रदान करने की सफलता से आंका जाना चाहिए। कहते हैं कि व्यक्तिगता जीवन का आदर्श है। शिक्षा की किसी भी योजना का मूल्य उसको उच्चतम व्यक्तिक श्रेष्ठता प्रदान करने की सफलता से आंका जाना चाहिए। इंडिविजुअलिटी इज द आइडल ऑफ लाइफ। A scheme of education is ultimately to be valued by its success in fostering the highest degree of individual excellence. व्यक्तिक उद्देश्य जो हैं इनकी वजह से ही व्यक्तित्व की धारणा का विकास हुआ। इस विचारधारा के समर्थक व्यक्तित्व के महत्व को यानी कि जो व्यक्तित्व का महत्व है को भी स्वीकार करते हैं।
इस संदर्भ में रॉस ने कहा है कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का एकमात्र अर्थ जो हमें स्वीकार करना चाहिए या हमारे स्वीकार करने योग्य है, सिर्फ वह है कि मूल्यवान व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत उद्देश्य के विपक्ष में तर्क। यदि हम व्यक्तिगत उद्देश्य को आत्मानुभूति के रूप में लें तो ये शिक्षा का उचित उद्देश्य कहा जा सकता है, लेकिन जब हम इसे आत्माभिव्यक्ति के अतिरंजित रूप में लेते हैं तो हमें कुछ दोष दिखाई देते हैं। जैसे कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्तिवाद का समर्थक या पोषक है। ऐसी स्थिति में हमें व्यक्तिवाद के भयंकर दुष्परिणाम से पीड़ित होना पड़ेगा। व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को अतिरंजित ढंग से प्रस्तुत कर समाजवाद के विरुद्ध सिद्ध होता है, जबकि हम समाजवादी समाज की स्थापना की कल्पना को साकार रूप देने के लिए प्रयत्नशील हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य हर तरह से व्यक्तित्व के विकास को आज़ादी देने का पक्षधर है, चाहे उसमें समाज की कितनी भी हानि क्यों न हो। इससे समाज में अव्यवस्था या विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और व्यक्ति का स्वयं का विकास या प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। हमें ये तथ्य या इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल। ये वह मनुष्य की सामाजिक प्रकृति है। इस संदर्भ में केरल महोदय ने लिखा है कि व्यक्ति अपने आप को सामाजिक जीवन को समर्पण करते हुए अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति से ऊंचा उठने का अवसर प्राप्त करता है। एकेसिस ने लिखा है कि मानव प्रकृति उतनी ही सामाजिक है जितना कि आत्मगौरव। हम सब एक दूसरे के सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत उद्देश्य का ढोल पीटना उचित नहीं लगता है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। इस विश्लेषण के पश्चात हमने देखा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन समाज की उपेक्षा करके व्यक्तित्व का विकास असंभव सा है। व्यक्तिगत उद्देश्य का आत्माभिव्यक्ति रूप किसी मायने में स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि आत्मानुभूति का संबंध व्यक्तित्व तथा सामाजिक दोनों प्रकार के विकास से है, इसलिए इसे शिक्षा का उद्देश्य माना जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।